नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर की आज वीडियो हम लेकर आए हैं वर्क एजुकेशन एंड गांधी जी की न्यू तालीम। ये आपका नया सब्जेक्ट बीएड सेकेंड ईयर में ऐड हुआ है सीसीएस यूनिवर्सिटी में, ये आप सभी जानते हैं। इसका 90% सिलेबस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सभी की सभी वीडियो जितनी अभी तक अपलोड हुई हैं सभी को हमने एक प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप सारे के सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी इस बार होगा। 2020 में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी आपको होगा। बिल्कुल नया सब्जेक्ट है तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि आप इसकी हर एक वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, ताकि इस भी सब्जेक्ट में भी आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका थोड़े से कुछ 4-5 टॉपिक गिनती के रह गए थे जिनको मैंने कहा था कि आगे धीरे धीरे हम इनको कवर कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रचनात्मकता के बारे में, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका बुक का, तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए, इसी तरह की और वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, रचनात्मकता यानी कंस्ट्रक्टिविज्म, नाम से पता लग रहा है रचनात्मकता यानी कि कुछ ना कुछ रचना, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है इतना, तो देखते हैं कि क्या है। सीखने को लेकर यानी कि अधिगम को लेकर, लर्निंग को लेकर शिक्षा के जगत में दो विचारधाराएं हैं, दो आइडियोलॉजी है। कौन कौन सी? पहली ये है कि शिक्षक ज्ञान का संप्रेषण करता है और विद्यार्थी इस संप्रेषित ज्ञान को ग्रहण करता है। सीखने को लेकर, अधिगम को लेकर हमारे जो संसार है, ये जो जगत है, जो एजुकेशनल वर्ल्ड है, इसमें दो आइडियोलॉजी है। पहली तो ये कहती है कि जो टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो नॉलेज देते हैं, नॉलेज का ट्रांसफ़र करते हैं, नॉलेज का, ज्ञान का संप्रेषण करते हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उस संप्रेषित ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उस जो ट्रांसफर, जो नॉलेज है उसको ग्रहण करते हैं, उसको लेते हैं। ठीक है, उसको रिसीव करते हैं। पहले तो ये आइडियोलॉजी की जो हमारी नॉर्मल चलती है आज के स्कूल में, टीचर्स बोलते हैं, टीचर्स नॉलेज देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, स्टूडेंट्स इसको ग्रहण कर लेते हैं। दूसरी आइडियोलॉजी क्या कहती है, दूसरी विचारधारा कहती है कि अधिगम जो है, जो सीखना है, ये व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति है। यानी कि व्यक्ति जन्म से ही है, उसकी एक प्रकृति है, उसकी एक नेचर है कि वो व्यक्ति सीखता रहता है टाइम टू टाइम, समय के अनुसार। वो आसपास की चीज़ों से, आसपास के वातावरण से कुछ ना कुछ खुद ही सीखता रहता है स्वयं ही। ठीक है, और वह अपने वातावरण की क्रियाओं में भाग लेते हुए, अपने आसपास जो क्रियाएं, जो एक्टिविटीज चल रही हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हुए, उसमें एक्टिव रहते हुए वो खुद ही चीज़ों को सीखता रहता है। ठीक है, इस विचारधारा को ही रचनात्मकवाद कहा जाता है। ठीक है, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। पहली विचारधारा क्या थी? पहली विचारधारा तो ये थी कि टीचर नॉलेज देते हैं, स्टूडेंट्स नॉलेज को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन दूसरी विचारधारा आई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो ये सीखना है, जो अधिगम है, ये तो बच्चों की जन्मजात प्रवृत्ति है, जन्मजात यानी कि जन्म से ही ऐसी प्रकृति है, नेचर है, और बच्चे आसपास जो हो रहा है उसमें एक्टिवली पार्ट करते रहते हैं और अपना कुछ ना कुछ नया चीज़ें सीखते रहते हैं। तो जो सेकंड वाली विचारधारा है इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होती है, रचनात्मकवाद क्या है, ये तो आपने जान लिया। ठीक है, आधुनिक समय में महान विचारक और शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी, एक महान शिक्षा शास्त्री हुए थे, महान विचारक थे जॉन डेवी। इन्होंने अधिगम के संबंध में दो तथ्य दिए, दो फैक्ट इन्होंने दिए। क्या फैक्ट का विश्लेषण किया इन्होंने कहा कि व्यक्ति समाज के सामाजिक क्रियाओं में भाग लेते हुए स्वयं सीखता है। कि जो व्यक्ति है, कोई भी बालक है, वो अपने आप जो समाज में, वातावरण में, जो आसपास की जो क्रियाएं चल रही है उसमें भाग लेते हुए सीखता है। जैसे अगर कोई बच्चा छोटा है, बिल्कुल जन्म हुआ है उसका, तो क्या उसको कुछ चीज़ आप सिखा रहे हैं? वो खुद आपस में एक्टिव रहते रह के खुद वो धीरे धीरे चलना सीखता है। सबसे पहले वो धीरे धीरे हाथों पैरों को हिलाना सीखता है, ठीक है, चलाना सीखता है। उसके बाद वो धीरे धीरे बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे घुटने के बल चलने लगता है, फिर उठ के चलने लगता है। हाँ, जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियंस होते हैं, वो हेल्प ज़रूर करते हैं, लेकिन क्या होते हैं, बच्चे खुद ही उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट लेकर
उसको सीखते रहते हैं। क्या बच्चे को बोलने के लिए भाषा सिखानी पड़ती है? नहीं, वो आसपास जो चल रहा है उसको सुनते रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बोलना सीख जाते हैं। तो वही इसमें कहा गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति के सामने समस्या आती है तो वह उसका समाधान खोजने लग जाता है और इस प्रकार अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। ये बात हुई कि जब आपके सामने मान लीजिए कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है, आपके सामने कोई प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके बीच में समस्या तो आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, हर चीज़ में आती है। अब आप उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आइडिया लगाएंगे, सोचेंगे, दिमाग पर जोर डालेंगे, दिमाग से नए नए तरीके सोचेंगे कि किसी तरह से ये समस्या दूर हो जाए। ठीक है, तो आप एक टाइम ऐसा आएगा आप उस समस्या को दूर भी कर लोगे। जब आप उस समस्या को दूर कर लेते हैं ना, तब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आपने क्या गलती की, नेक्स्ट टाइम आपको क्या गलत नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से सेकंड पॉइंट कहा गया कि इस व्यक्ति के सामने समस्या आती है, वो उसका समाधान करता है, उस तरह से चीज़ों को सीखता रहता है। तो अधिकांश शिक्षा शास्त्री डीवी के इन विचारों को रचनात्मकवाद का आरंभ मानते थे। जो सबने कहा कि जो डीवी के ये विचार थे दो, यही रचनात्मकवाद का शुरुआत थी, आरंभ थी। ठीक है, आगे देखते हैं। जॉन डीवी के सिद्धांतों के आधार पर समस्या समाधान विधि का विकास हुआ। समस्या समाधान विधि, उन्होंने जैसे सिद्धांत दिए थे उसी के अकॉर्डिंग एक विधि तैयार कर दी, समस्या समाधान विधि। बालकों को, छात्रों को, व्यक्ति को समस्या दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम दीजिए, बच्चे उसकी समस्या को हल करने के लिए कोशिश करेंगे और जैसे ही वो उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो बच्चों को उसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी, बच्चे उसके बारे में सीख जाएंगे। चाहे वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हो, ठीक है, चाहे वो प्रॉब्लम आपकी किताबी ज्ञान से जुड़ी हुई हो। आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, कोई समस्या दे दी कि ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपका प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कीजिए चाहे किसी भी तरह से, तो बच्चे सीखेंगे, सोचेंगे, क्रिएटिवली सोचेंगे, कुछ ना कुछ कोशिश करके किसी ना किसी तरह से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उससे वो नई नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते रहेंगे खुद से। इसमें शिक्षक अपने पाठ से संबंधित समस्याएं छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। जो टीचर होते हैं उनको जो भी कुछ पढ़ाना होता है उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम बच्चों को दे देता है। ठीक है, घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चंस बना के बच्चों के माइंड में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और समस्या का चयन होने के बाद छात्र अपनी रुचि क्षमता के अनुसार उसके समाधान में लग जाते हैं। बच्चों के सामने समस्या दे दी, पूरी क्लास के सामने प्रॉब्लम रख दी। अब जिस बच्चे की जिस हिसाब से एबिलिटी होगी, जिस बच्चे की जितनी थिंकिंग पावर होगी, उसके हिसाब से वो दिमाग लगाएगा, उसके हिसाब से उसको सोचने की कोशिश करेगा, उसका सॉल्यूशन निकालेगा। इस तरह से हर बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार सीखता जाएगा। डीवी के शिष्य किलपैट्रिक, डीवी के एक शिष्य थे किलपैट्रिक जिनका नाम था, उन्होंने जॉन डीवी के शिक्षण सिद्धांतों के आधार पर ही उसी से प्रेरित होकर उन्होंने भी एक विधि बनाई। उस विधि का नाम रखा गया योजना विधि, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। डीवी के बाद जीन पियाजे ने भी बताया कि क्या बताया उन्होंने कि संज्ञान यानी कि समझ व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजित होने के लिए एक आवश्यक तत्व है। अगर व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से समायोजित करना चाहता है, उसमें घुलना मिलना चाहता है, तो उसके लिए संज्ञान यानी कि कोग्निशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं में बांटा। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा संज्ञानात्मक विकास को दर्शाया, प्रस्तुत किया। अब एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखें दोस्तों, जीन पियाजे ने अपनी चारों स्टेजेस को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया। अगर मैं उस डिटेल को यहाँ बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, साथ ही साथ अपने टॉपिक से थोड़ी सी हट जाएगी। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि जीन पियाजे की पूरी एक इंडिविजुअल वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसमें जीन पियाजे के जो ये इन्होंने स्टेजेस दी है इसके बारे में पूरी डिटेल से बताया हुआ है। उस वीडियो को आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप देखिए जीन पियाजे के पूरा का पूरा जो उन्होंने अपना थ्योरी दी थी, पूरा का पूरा उसमें डिटेल से लिखा गया है। एक और वाइगोत्स्की भी है, वाइगोत्स्की का भी यहाँ पर आपका ज़रूरत पड़ेगी। वाइगोत्स्की की जो थ्योरी थी, वाइगोत्स्की की थ्योरी भी हमने एक अलग इंडिविजुअल वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, डिटेल में डिस्कस की हुई है। वहाँ पर जाकर आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उनको समझ जाएंगे, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर अगर मैं उन दोनों को डिस्कस करूँगी तो जो मेन टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविज्म का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो जो जीन पियाजे थे उन्होंने 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। कौन कौन सी थी अवस्था? ये 4 अवस्थाएं थी। पहली थी संवेदी पेशी अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज थी, जिसमें क्या होते हैं, बच्चे अपने सेंसेस के द्वारा सीखते हैं।
सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड है आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट फोर्थ है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तीनों के तीनों को जो स्टेज हैं, चारों चार जो स्टेजेस हैं, सबको उस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में पूरा का पूरा लिखना होगा, जब अगर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो वहाँ पर आपको वो लिखना होगा, इसलिए उसको देखना ना भूलें। आगे चलते हैं कि मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की, ये साइकोलॉजिस्ट थे वाइगोत्स्की, इन्होंने अपने बच्चे के ज्ञानात्मक विकास का निरीक्षण किया और निष्कर्ष निकाला कि बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके, इंटरेक्शन करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को सामाजिक रचनात्मकवाद या वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये सिद्धांत भी आपका डिटेल में वीडियो में है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अब देखते हैं रचनात्मकवाद के तत्व, फैक्टर्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म या एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो टोलमैन और हार्डी ने रचनात्मकवादी अधिगम के लिए 5 तत्व बताए, 5 एलिमेंट्स बताए कि ये 5 एलिमेंट्स जरूर होने चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहला है पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बनाना, एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज। अब कोई भी व्यक्ति है, कोई नई चीज़ सीख रहा है, ठीक है, इसके सामने कोई प्रॉब्लम आई, सीधी सी बात है, उसकी अब तक की जितनी नॉलेज उसके पास ऑलरेडी पहले से है, जितनी नॉलेज पहले से, उसको एक्टिवेट करनी पड़ेगी। पहले जो नॉलेज बच्चे के पास है उसी के आधार पर तो वो आगे सोचेगा। तो सबसे पहला स्टेज यही होता है, सबसे मेन एलिमेंट यही होता है कि जो आपके पास पहले से अभी तक जितनी नॉलेज है उसको एक्टिवेट करें, उसके बारे में सोचें। सेकंड है नए ज्ञान को प्राप्त करना, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। जब आपको पहली नॉलेज का जो अब तक की नॉलेज है वो एक्टिवेट हो जाएगी, तब आप न्यू नॉलेज की तरफ चलेंगे, उसके आधार पर ही तो कुछ नई चीज़ों को सोचेंगे, नई चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करेंगे। थर्ड पर आता है नए ज्ञान को समझना, अंडरस्टैंडिंग न्यू नॉलेज। जो न्यू नॉलेज आपके पास आ रही है उसको समझने की कोशिश करें। फोर्थ में है नए ज्ञान का प्रयोग करना, यूजिंग न्यू नॉलेज। जो न्यू नॉलेज आई उसको आपने देखा भी, समझा भी, अब उसको अप्लाई कीजिए प्रैक्टिकली, बिहेवियरल में आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उसको अप्लाई कीजिए। नए ज्ञान का प्रतिक्षेपण करना, रिफ्लेक्टिव न्यू नॉलेज। जो आपने अप्लाई भी कर ली, नई नॉलेज को प्राप्त भी कर लिया, उसको समझ भी लिया, ठीक है, उसको अप्लाई भी कर लिया, अब उसके बारे में चिंतन कीजिए, उसके बारे में और फैक्टर्स को सोचिए। जिसे कहा जाता है ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू तो आपने समझ लिया, उसको अप्लाई भी कर लिया, लेकिन चिंतन में क्या आता है, आप उसके दूसरे पहलू पर भी जाइए, आप उसके बारे में और डिटेल से उसका विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए। तो जो ये उपरोक्त विवेचन है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि रचनात्मकवाद के अनुसार अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है कि अपने आप ही होती रहती है। बालक सक्रिय रूप से भाग लेते हुए ज्ञान की रचना स्वयं करता है। वह अपने न्याय ज्ञान की रचना अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर करता है। अधिगम के द्वारा उसके ज्ञान का निरंतर पुनर्गठन होता रहता है। यानी कि जब कोई न्यू नॉलेज ले रहा है तो जो पुरानी नॉलेज है वो ऑटोमेटिकली बार बार रिन्यूअल होती रहती है, बार बार एक्सीलरेटेड होती रहती है। और सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अधिगम की क्रिया को गति मिलती है। अधिगम की प्रक्रिया उस समय और प्रभावशाली हो जाती है जब बालकों और शिक्षकों तथा बालक और बालकों के बीच अंतःक्रिया होती है। उस समय बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है जब बच्चे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करें, और टीचर और स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करें, या तो स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करें या टीचर और स्टूडेंट्स इंटरेक्शन करें। आगे चलते हैं रचनात्मकवाद की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो पहली है कि रचनात्मकवाद ज्ञान के संप्रेषण एवं ग्रहण करने के स्थान पर स्वयं के प्रयत्न से ज्ञान के निर्माण पर बल देता है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो क्या करता है कि जो ज्ञान का संप्रेषण और ग्रहण करने की जो प्रक्रिया थी कि टीचर संप्रेषित करता है और संप्रेषित ज्ञान को स्टूडेंट्स ग्रहण करता है, इसको तो समाप्त कर दिया। इसकी बजाय क्या हो गया कि वो खुद प्रयत्न करता है और खुद ज्ञान को बड़ा निर्माण करता है। सीखने के लिए उचित पर्यावरण और सामूहिक क्रियाओं को आवश्यक मानता है।
पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण पर बल देता है, ज्ञान की क्रमबद्धता और उसके पुनर्गठन पर बल देता है, शिक्षार्थी को निष्क्रिय श्रोता के स्थान पर ज्ञान की खोज के लिए सक्रिय करने पर बल देता है। आपने देखा होगा बीएड सेकेंड ईयर में लेसन प्लान बनते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच पर, तो वो अप्रोच यही है कि बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देते रहें और वो बच्चे सॉल्यूशन निकालते निकालते खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें, ना कि टीचर डायरेक्ट उनको नॉलेज दे दे, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दे और बच्चे उनको ग्रहण कर ले। नहीं, पैसिव में नहीं होनी चाहिए, बच्चे पूरी तरह से एक्टिव में रहने चाहिए। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पूरे टॉपिक को हमने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आता है रचनात्मकवाद की सीमाएं, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। मनुष्य के केवल संज्ञानात्मक विकास पर बल देता है, जो इसकी लिमिटेशंस भी है कुछ ना कुछ। अब हर सिक्के के दो पहलू हैं, अगर इतने सारे गुण हैं, इतने सारे मेरिट्स हैं, तो कुछ ना कुछ डेमेरिट्स भी होंगी, कुछ ना कुछ दोष भी तो होंगे इसके। तो पहला तो दोष यही है कि यह केवल संज्ञानात्मक विकास पर बल देता है, केवल कोग्निटिव डेवलपमेंट पर ही फोकस करता है। बच्चे का कौशल का विकास हो, कोई स्किल का डेवलप हो या कोई इमोशनल डेवलपमेंट हो, इस पर तो कोई फोकस नहीं है। बच्चे सिर्फ नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में रह जाएंगे। बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट होता है, जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट होता है, वो तो इसमें कहीं फोकस है ही नहीं। सामान्य स्तर के शिक्षक एवं विद्यार्थी रचनात्मक अधिगम को सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ा सकते। कंस्ट्रक्टिविज्म के हिसाब से जिसमें कहा है कि बच्चे खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें, ये चीज़ जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, जो नॉर्मल टीचर्स होते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ट्रेंड टीचर चाहिए और स्टूडेंट्स में भी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई वो खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके। मान लीजिए टीचर तो ट्रेंड है, टीचर ने प्रॉब्लम दे दी, लेकिन क्लास में से किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं कर पाए, उसका सॉल्यूशन ही नहीं कर पाए, तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी, फेल हो जाएगी। यह सोचना कि बालक संपूर्ण ज्ञान का विकास अपनी स्वयं की क्रियाओं द्वारा कर सकता है युक्ति संगत नहीं है। ये बिल्कुल गलत है कि जो बच्चा है खुद से ही पूरा का पूरा सब कुछ ज्ञान ले लेगा। नहीं, कहीं ना कहीं उसको हेल्प की, उसको मोटिवेशन की, उसको कहीं ना कहीं फोर्स की जरूरत जरूर पड़ेगी। कुछ ज्ञान ऐसे भी होते हैं जो विद्वानों के संप्रेषण के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, फैक्ट होते हैं जिसको हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। वो तो जब तक टीचर्स नहीं देंगे तब तक नहीं पता चलेगा। इस प्रकार की कक्षा में पाठ्यक्रम के अनुसार क्रमबद्ध अधिगम नहीं किया जा सकता। आप नॉर्मल अगर कॉलेज में देखें, अपने स्कूल में देखें, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता रहता है, ठीक है। डेली आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते रहते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म में कहें तो एक सिस्टम वाइज में नहीं चल सकता, सिस्टमेटिक वे में नहीं काम कर सकता। क्यों? आपने प्रॉब्लम दे दी, हो सकता है एक बच्चा तो एक दिन में उसको सॉल्यूशन निकाल रहा है, दूसरे बच्चे को 4 दिन लग जाए, तो उस तरह से वो चीज़ आप सिस्टमेटिक वे में नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, इस प्रकार के अधिगम में शिक्षक का कार्य अति व्यापक, संवेदनशील और तकनीकी होता है। जो टीचर्स है उसका वर्क क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा व्यापक होता है। टीचर्स को बहुत ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए और साथ ही साथ तकनीकी होनी चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए। इसके लिए एक विशेष प्रकार के अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता होती है, एक विशेष ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होगी। इस प्रकार के अधिगम में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को भी पहले से प्रशिक्षित करना आवश्यक है। पहले से ही भी बच्चों को भी ट्रेन करना जरूरी है इस कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए। इस काबिल तो बनाना पड़ेगा ना बच्चों को कि वो खुद से नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए। लास्ट में हम बात करेंगे रचनात्मकवाद के शैक्षिक निहितार्थ, इम्प्लीकेशंस ऑफ कंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। देखते हैं। पहला है कि शिक्षा के किसी स्तर में पाठ्यक्रम में उसी सामग्री को स्थान देना चाहिए जिसका निर्माण विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जा सके। ये मेन चीज़ है कि अगर आप कंस्ट्रक्टिविज्म को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो आपका जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, उसमें उन्हीं टॉपिक को डालें जिसका कि बच्चे कंस्ट्रक्ट कर पाएँ। आपने टॉपिक डाल दिया बड़े लेवल का, बच्चे कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही टॉपिक डालें जिसको कि बच्चे पहले से जानते हो और उसके आधार पर उसको कंस्ट्रक्ट कर पाए। शिक्षकों द्वारा ज्ञान के संप्रेषण एवं विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के ग्रहण करने के स्थान पर विद्यार्थियों को अपने स्वयं के प्रयत्न से ज्ञान के निर्माण के अवसर देने चाहिए। इस कार्य में शिक्षकों को सहभागी और पथ प्रदर्शक दोनों के रूप में कार्य करना चाहिए। टीचर्स का काम क्या होना चाहिए कि वो बीच बीच में पथ प्रदर्शक करता रहे, यानी कि हेल्प करता रहे बच्चे को, डायरेक्टली ना देखे, बीच बीच में बच्चों की थोड़ी थोड़ी हेल्प करते रहें, आइडियाज़ देते रहें कुछ कुछ। शिक्षकों को कक्षा के ज्ञान के निर्माण के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना चाहिए। किसी भी नए ज्ञान के निर्माण में शिक्षक विद्यार्थी एवं विद्यार्थी विद्यालयों के बीच अंतःक्रिया का होना चाहिए।
यहाँ पर आपका विद्यार्थी और विद्यार्थी आएगा, यानी कि स्टूडेंट और स्टूडेंट में आपस में इंटरेक्शन हो, टीचर और स्टूडेंट में आपस में इंटरेक्शन हो। किसी भी नए ज्ञान का विकास करने के लिए छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों के आधार पर करना चाहिए, साथ ही उसके आधार पर पूर्व ज्ञान का पुनर्गठन करते चलना चाहिए। तो दोस्तों ये था आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। आपको टॉपिक समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर और इसी तरह के वीडियोस को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।